मैं आप ही के दो सवालों को जोड़ के, आपके दो जवाब को जोड़ के अब अगला एक सवाल पूछने जा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बात आपने डंके की चोट पे कही है। पहला कि भारत की अर्थव्यवस्था शानदार आगे बढ़ती रहेगी। अगले 10 साल में भारत की जो प्रगति है वो बाकी देशों को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया सबसे अच्छी ग्रोथ रहने वाला है। दूसरा ये बात भी आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एआई नौकरियां खाएगा, बेरोजगारी आएगी और वो लोग जो अपनी स्किल मजबूत नहीं करते हैं उनको आगे नौकरी मिलने में समस्या होगी। अब इन दोनों बातों को अगर मैं जोड़ूं तो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, किस तरफ जाऊं मैं? हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई अगले 10 साल भारत की अर्थव्यवस्था भारत के हैं, दूसरी तरफ भारत में नौकरियां भी जाएंगी। तो इसका तो बड़ा आसान जवाब है शालिनी। आप एसकेटी पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं और उसमें अगर आपको कोई आके बता रहा है कि आप अपस्किलिंग या रीस्किलिंग करिए, तो आप ये क्यों मान के चल रही हैं कि लोग इस बात को सुनेंगे नहीं? नहीं सुन रहे हैं क्योंकि नहीं सुनेंगे। नहीं, आपको लगा कि मैंने अभी अंकित अवस्थी सर के साथ पूरा पॉडकास्ट एआई का ही किया कि कैसे आपको एआई सीखना चाहिए, आप वो सीख के क्या कर सकते हैं। पर हकीकत यही है सर, मानिए आप मेरी बात, एक आम भारतीय सुबह से शाम तक नौकरी कर रहा है, 9 घंटे की जगह उसको ओवर टाइम 10 घंटे 11 घंटे का करना पड़ रहा है। फिर बाकी बचे समय में वो या तो नेटफ्लिक्स देख रहा है या मूवी देखने जा रहा है, मतलब वीकेंड वो अपना इंजॉय कर रहा है। ये स्किल सीखना, एआई सीखना, कोई नया कोर्स करना, मैं व्यूअर से चाहती हूँ कि वो मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं वो खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। मैं अब ये बात डंके की चोट पे कह रही हूँ। आज मैं आपके व्यूअर्स के साथ हो जाता हूँ, और व्यूअर्स के साथ कैसे हो जाता हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे आप उन्हीं में मिला लीजिए। देखिए, हमारे भारत में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, डोंट फील आई एम नरेटिंग अ स्टोरी। वो ये है कि हम लोगों को ना 11th आवर पे काम करने की आदत है। आपने देखा होगा, बिजली का बिल आता है, 5 तारीख ड्यू डेट है, तो वो 4 तारीख को जागेंगे, बिल आ गया पिछली 25 तारीख को। तो सबके जहन में है ये बात, और लोग क्योंकि सोशल मीडिया से इतने अवेयर हैं उनकी, पर वो लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, नौकरी खाली तो बैठने वाले नहीं हैं लोग, ये तो आप मेरी बात मान जाइए। ये हो सकता है कि एक हम लोग मैनेजमेंट के दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल और स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। इसका मतलब होता है आपने जो चीज़ सीखी है, हो सकता है आप ठीक उस प्रकार का काम नहीं कर रहे हो, राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। तो खाली कोई नहीं बैठेगा, नौकरी जाएगी, पर कुछ ना कुछ वो करेंगे। 11th आवर से मेरा मतलब ये था कि जब बिल्कुल मुसीबत सिर पर आ जाएगी ना, तब वो हाथ पैर मारेंगे। तो मुझे इतना विश्वास है। मैं बिल्कुल, देखिए, निराशावादी साउंड इस मामले में नहीं करना चाहता। आपने बात डंके की चोट पे कही है, मैं उससे इनकार नहीं करता, पर मैं इस समय आपके व्यूअर्स का साथ देते हुए, सब्सक्राइबर्स का साथ देते हुए, भले ही देर आए पर दुरुस्त आए, तो ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है, अब मैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ते हुए अगर आपसे ये समझना चाहूँ, क्योंकि डेटा अमेरिकन अर्थव्यवस्था का ये बता रहा है कि 2025 की जो चौथी तिमाही रही है उसमें 0.5% सिर्फ ग्रोथ रहा है अमेरिका का। जो हम 2025 में पहले देखते हैं तो वो 2.1% रहता है, 2024 में 2.8% रहता है, 2023 में 2.9% रहता है। तो ये 2.9 से 2.8, 2.5 होते होते अब मात्र 0.5% की ग्रोथ अमेरिकन अर्थव्यवस्था की है। क्या इसका असर वहां अमेरिका से यहां भारत तक पड़ने वाला है? पहली बात तो ये आंकड़े गलत हैं, मैं इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ग्लोबल इकोनॉमी भी एनालाइज करता हूँ, ये आंकड़े झूठ हैं। ये 0.5% भी नहीं है, माइनस है। ये रिसेशन में है। किसी की इज्जत का सवाल है, किसी के इलेक्शन जीतने का सवाल है, किसी के मिड टर्म का सवाल है, किसी की साख दाव पे लगी हुई है, किसी को अपनी तारीफ कराने का बहुत शौक है, कोई अपने आप को हमेशा सराहता रहता है, कोई अपनी पीठ हमेशा थपथपाता रहता है। ऐसा व्यक्ति कैसे रिसेशन स्वीकार कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, अब ऑनेस्टली, अब मैं आज 1 मिनट के लिए रोल रिवर्सल कर देते हैं, मैं पॉडकास्टर बन जाता हूँ, आप मेरी गेस्ट बन जाती है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप तो जर्नलिज्म से जुड़ी रही हैं, तो आपको पता है कि किसी वित्त मंत्रालय का या सरकार का प्रोटोकॉल कैसे चलता है। मुझे बताइए, अगर आज अमेरिका का वित्त मंत्रालय कहता है कि हम 0.5% पर हैं, क्या किसी माई के लाल में ये ताकत है कि वो ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ बैठ जाए, उनके दफ्तर में चला जाए और बताए, और मुझे अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे बता दो, बताना आपने 0.5% कैसे निकाला? ये क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है? इसमें माई के लाल में मैं वर्ल्ड बैंक को भी ले रहा हूँ, मैं IMF को भी ले रहा हूँ, मैं मूडीज़ को भी ले रहा हूँ, मैं S&P को ले रहा हूँ।
हालांकि ये तो अमेरिकन ही है ज़्यादातर इसमें से। अमेरिका का ज़्यादातर इन सब जो मैंने नाम लिए इन सब में बड़ा स्टेक है। क्या कोई सिद्ध कर देगा इसको जाके? आप सिद्ध कर सकती हैं कि 0.5% है? आप गारंटी ले सकती हैं इस चीज़ की? नहीं। हालांकि इसका काउंटर में आपके पूरे जवाब के बाद एक दूसरा सवाल पूछ के हाँ, तो पहले मैं इसको पूरा कर लूँ। राइट। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा ठीक नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन रिसेशन। क्योंकि जब आप वहाँ पर लोगों से बात करते हैं, देखिए जब लोगों से बात करेंगे तो वो कहते हैं हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, और मुझे लग रहा है शालिनी के स्टैगफ्लेशन हो गया है। स्टैगफ्लेशन इज स्टैग्नेंसी और इन्फ्लेशन मिला के बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिक एक सिचुएशन होती है। दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है, एक तरफ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही और दूसरी तरफ आपको महंगाई की मार पड़ रही है। तो रिसेशन क्या होता है कि मांग भी गिरती है, अर्थव्यवस्था भी गिरती है, नौकरियां भी नहीं आती वगैरह। रिसेशन तो सब लोग जानते हैं, मंदी जिसको कहते हैं। ये स्टैगफ्लेशन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे लग रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय स्टैगफ्लेशन में है, यानी कि उनकी ना केवल जीडीपी रुक गई है या नीचे नेगेटिव चली गई है, बल्कि महंगाई की मार भी साथ साथ पड़ रही है। 39 ट्रिलियन डॉलर का जिस अर्थव्यवस्था पर कर्ज हो, हर कुछ महीने में उसको 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब वापस भी करना पड़ता है। और आप वहाँ पर जाके देखिए, आप लोगों से बात करेंगे ना अमेरिका में, तो आपको पता लगेगा असलियत क्या है। वो कहते हैं कि अच्छा अमेरिकन्स का क्या है कि ये लोग, इनको वीकली तनख्वाह मिलती है, आपको शायद पता होगा, इनको हर हफ्ते आपने ही बताया था मुझे, इनको हर हफ्ते तनख्वाह। तो इनके बजट बड़े फिक्स होते हैं, पहले तनख्वाह आने से पहले ही पूरा, हमारी तरह नहीं जो आया खर्चा कर दिया। इनके पहले बिल्कुल एक कैलकुलेटेड वे में इनके लैपटॉप पे होता है, इतने डॉलर यहाँ, इतने डॉलर यहाँ। जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है इनको दिक्कत आ जाती है। एक सर्वे के अनुसार 1,13,000 प्रति व्यक्ति साल की अगर आय हम लेके चलें किसी एक घर की, उसके जो खर्चे, या मैं इससे भी नीचे आऊँ, मैं और मिडिल क्लास पे चला जाता हूँ, 70, 75, 80 हज़ार डॉलर की एवरेज लेके चलता हूँ। इनके खर्चे जो पहले 60-65 हज़ार थे, अब बढ़ के 1,13,000 हो चुके हैं। तो इधर दे आर बोरोइंग, या तो बोरो कर रहे हैं, या वो कोई ओवरड्राफ्ट पर चल रहे हैं, या उनको इस समय अपनी सेविंग्स में डिप करना पड़ रहा है, जो थोड़ी बहुत सेविंग्स है। तो मेरे अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी रिसेशन में है। एक झूठ ये मैं मानता हूँ। दूसरा झूठ है इनकी जो शेयर मार्केट है। 3 मेन इनके इंडाइसिस हैं, डाउ, S&P और नैस्डैक। ये 3, इनफैक्ट इनका इतनी दादागिरी है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इनको देख के खुलती हैं। जैसे वो सूरज निकलता है ना तो लोग जल चढ़ाता है, ऐसे सूरज निकलता है सुबह इनके इंडाइसिस का। डाउ, S&P क्यूज़ लेते हैं वर्ल्ड की मार्केट, यूरोप की मार्केट्स। भारत में भी एक गिफ्ट निफ्टी है, आपको पता होगा, वो 24 घंटे ट्रेड करती है। IFSC अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी बनी है, वहाँ से गिफ्ट निफ्टी। भारतीय मार्केट, सारे मार्केट दुनिया के अमेरिका को देखते रहते हैं, कब सूरज निकलेगा तो हम मानेंगे कि अब दिन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द वे अमेरिकन मार्केट। उस मार्केट में जिसको सब लोग देखते हैं, मुझे लगता है वॉल स्ट्रीट में ऐसी लॉबी है जो इसमें ज़बरदस्ती हवा भरी जा रही है, इसको पंप करी जा रही है। कल भी S&P, नैस्डैक और डाउ ने ऑल टाइम हिट किया है। अब मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे, मुझे आप बताइए, अमेरिका युद्ध में है, क्रूड ऑयल प्राइसेस उनको तंग कर रही हैं, महंगाई वहाँ बढ़ी हुई है, 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, लोग महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, लोगों का बजट बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। पर स्टॉक मार्केट बल्ले बल्ले। अरे भाई, ये स्टॉक मार्केट क्या आप मार्स और वीनस की रीडिंग कर रहे हैं क्या किसी और प्लैनेट के आधार फंडामेंटल्स पे आप चल रहे हैं? ये तो ये जो आर्टिफिशियल पना एक व्यक्ति की वजह से इस अर्थव्यवस्था में है, मैं उसको सिरे से नकारता हूं, और वो सच नहीं। दाग अच्छे हैं कहा जाता है, तो ये अगर S&P ऑल टाइम हाई पे इस समय चल रहा है, तो फिर तो अमेरिकन के लिए ठीक ही है। देखिए 65% लोग अमेरिका में, आप ये पूछेंगे कि क्यों किया जा रहा है, आपने हाँ। तो पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। हाँ। क्योंकि 65% अमेरिकन शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। भारत की तरह नहीं है जहाँ 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, कुछ लोग, और एक्टिव तो बहुत कम है, आपको पता होगा, मुझे पता नहीं आप करती हैं कि नहीं करती एक्टिवली स्टॉक मार्केट में, बहुत कम लोग भारत में हैं। वहाँ पर 65% है। तो आपको जनता को खुश करना है, उनके पैसे पे अच्छा रिटर्न देना है, तो बड़ा अच्छा तरीका है, मार्केट को पंप करते रहिए। रोज़ रोज़ जो आपने स्टॉक्स लिए हुए हैं वो बढ़ते जाएंगे, लोग खुश, लोगों की कमाई हो रही है। तो उनको लग रहा है कि जो महंगाई की वजह से लोगों का घाटा हो रहा है, हम किसी तरह स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न देकर उसको पूरा कर दें, ये वहाँ पर कोशिश की जा रही है। दाग अच्छे नहीं हैं, ये दाग कपड़े को फाड़ डालेंगे, क्योंकि जैसे ही ये हवा निकलेगी, जो अभी भरी जा रही है हवा, जो आर्टिफिशियली पैसा डाल के, क्योंकि जब भी आप आर्टिफिशियली कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है शालिनी।
ये भी फूटेगा। फूटेगा, क्योंकि अब कैसे टिकेगा? आप सोचिए ना कि जब आप पैसा कितना डाल, तो ये भी फूटेगा, डॉलर भी फूटेगा और इनका अहंकार भी फूटेगा। तीनों चीज़ें जब फूटेंगी तो मुझसे जब ये मैंने कहीं बोला ये तीनों चीज़ों के बारे में, तो मेरे मन में एकदम सोना चांदी आ गया। जो आपके भी चैनल पे काफ़ी उसकी चर्चा होती है, तो एकदम से वो चमकने लग जाएगा। बस इनके फूटने का वेट करना है, सोना चांदी वालों को इनके फूटने का वेट, और ये फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि फंडामेंटल से वॉल स्ट्रीट मैच नहीं कर रही है। 0.5%, अभी तो आपने तो बोला 0.5% GDP, और S&P, नैस्डैक और डाउ ऑल टाइम हाई पे। अरे भाई, आप कौन सी अर्थव्यवस्था के पैमानों पर चल रहे हैं? आप ये तो बताइए ना। क्या आपका देश इस समय युद्ध में नहीं झुका हुआ है? क्या आपकी टॉम हॉक मिसाइल्स खत्म नहीं हो चुकी हैं? 850 तो फुक चुकी हैं, चल चुकी हैं। आपकी पेट्रियट मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। आपके पास तो आर्सेनल ही नहीं बचा। आप डिफेंस का दम भरते थे, तो डिफेंस का तो आपका सारा का सारा जो भंडार है वो खत्म हो गया है। नौकरियां आपके यहाँ क्यों नहीं मिल रही? फिर अगर आपकी तीनों मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, तो फिर लोगों को नौकरी ढूंढने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है। तो झूठ और झूठ और झूठ, दैट्स इट। इनफैक्ट एक पुरानी मूवी आई थी शालिनी, आपको तो पता नहीं याद है कि नहीं, झूठा कहीं का। 30,573 झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में बोले। शायद मैंने आपके चैनल पे पहले बताया था आपको, पर मैंने हर साल में भी बताया था। आखिरी साल में 39 झूठ प्रतिदिन बोले थे। तो जो ऐसे झूठ बोल सकते हैं, तो बाकी डॉलर और इसको झुटलाने में कितनी देर लगती है? आप ऑडिट कर लीजिए उनका जाके, अगर हिम्मत है आपकी तो करिए ना ऑडिट। 0.5% मुझे सिद्ध करिए आपके पॉजिटिव। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है शालिनी, ये यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। क्यों खतरनाक ट्रेंड है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत काम की बात है कि खतरनाक ट्रेंड क्या है कि अब ये नई परंपरा शुरू हो गई है कि अपने आप को रिसेशन में मत दिखाइए। जैसे गर्दन पानी से बस जरा सी ऊपर रखनी है किसी तरह। 0.7, आप यूरोप की इकोनॉमीज देखिए, 0.5%, 0.7%। बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि रिसेशन में ना दिखा के अपने आप को पॉजिटिव में रखना। ये खतरनाक ट्रेंड इसलिए है क्योंकि इससे लोग भ्रमित होते हैं। अगर वो रिसेशन में दिखाते हैं ना, तो फिर उनके यहाँ निवेश नहीं आता है उनकी इंप्रेशन खराब हो जाता है जब वो कहीं जाते हैं। हमारी एक कंपनी इंटरनेशनल एसोसिएशन की मेंबर थी, तो मुझे बहुत रेगुलरली इन गोरों से हर एक दूसरे तीसरे महीने सब मेरे साथ जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के लोग, यारी दोस्ती भी थी, हो गए थे हम लोग सब एक ही क्वालिफिकेशन के थे। हम लोग सब उठते बैठते थे। तो आपको हैरानी होगी जब ये लोग, हम लोग डिनर पे जाते थे कहीं पर, तो डिनर पे बैठ के ये चर्चा होती थी। फाइनेंस के लोग थे सारे, इकोनॉमिक्स के थे। ये चर्चा होती थी कि इनमें से किसकी इकोनॉमी, वो ये नहीं देखते कि इसके पास कितना पैसा है या कितना अमीर गरीब है, ये नहीं, इनमें से एक ग्रुप में किसकी इकोनॉमी ज़्यादा बल्ले बल्ले हो रही है, इन लोगों को इतनी चिंता होती है। तो दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द GDP नंबर्स, ऐसा मुझे नज़र आता है। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक एजेंसी ऐसी अब आनी चाहिए। UN तो ख़त्म हो गया, कोई एक एजेंसी ऐसी चाहिए जो कि इन देश के GDP आंकड़ों को ऑडिट कर सके, क्योंकि ये भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, आपने मान लीजिए नौकरी करने जाना है, आपको तो वो रिसेशन में नहीं दिख रही अर्थव्यवस्था, आप अपना सारा बोरी बिस्तर लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, परिवार भी बुला लेते हैं। वहाँ जाके 2 साल बाद पता लगता है तो कहाँ गए यार हम, यहाँ तो ना तनख्वाह बढ़ रही है, नौकरी भी खतरे में, और 2 साल बाद पता लगा नौकरी चली गई। मैं आपके चैनल से आज एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, आपकी इजाज़त से, जी बिना आपके सवाल किए बोलने जा रहा हूँ। 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय शालिनी भारत से बाहर काम करते हैं। आप जानते हैं, जिनको हम OCIs, NRIs, रिश्तेदार, बिजनेस वीज़ास पे, वर्क वीज़ास पे वगैरह वगैरह में 3 करोड़ से फालतू, थोड़ा सा फालतू है। मैं आज आपके चैनल के, मैं उम्मीद करता हूँ शालिनी के बहुत सारे लोग फॉरेन में भी सेटल्ड होंगे। योर चैनल इज़ अ वेरी गुड चैनल, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड इंडिया ऑल्सो फॉलो, वॉच एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं उन सबको आज अपने दिल से एक संदेश देना चाहता हूँ। भले ही मेरा मजाक उड़े, भले ही मुझे ट्रोल किया जाए, पर मैं फिर भी आपके हित की बात करूँगा। आपके पास कुछ समय है, आप अपना बोरी बिस्तर बांध के भारत आ जाएं। अपनी मर्जी से आ जाएंगे तो आपने जो वहाँ मकान लिया हुआ है, जो वहाँ बिजनेस सेटअप किया हुआ है, जो वहाँ इन्वेस्टमेंट सेटअप की हुई है, आप उसको बड़ा प्लान करके लपेट कर, लिक्विडेट कर कर आएंगे। ऐसा ना हो कि आपको रातों रात अपना सब कुछ छोड़ कर आना पड़ जाए आने वाले समय में। ये मैं आपको आज एक चेतावनी समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए,
जो मर्जी समझ लीजिए। आप कहेंगे यार कैसी बातें करते हो यार, इतने साल से बसे हुए हैं, हमारी तो मेरे तो दादाजी यहाँ आए थे, आज बसे हुए हैं, आई स्टडीड इन एन अमेरिकन स्कूल, आई कांट एडजस्ट इन इंडियन सिचुएशन, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। भारत ये मुझे नहीं, लोग सड़क पे थूक देते हैं, पान की थूकें होती हैं दीवार पर, हमसे नहीं हो पाएगा ये। मत हो पाए, मजबूरी में आएंगे, फिर क्या करेंगे? अपनी मर्जी से आएंगे तो आप यहाँ राजा बन के आएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है। निवेश करिए, आराम से रहिए, घर खरीदिए, छोटा मोटा बिजनेस करिए, नौकरी करिए, जो मर्जी करिए। 145 करोड़ की मार्केट आपके लिए खुली हुई है। ये मैं आज चेतावनी, वार्निंग, और मेरी इस बात को आप नोट करिए, क्लिप काट के रखिए। 3 साल बाद, 5 साल बाद फिर इस क्लिप को चलाइएगा और वो अपने मुंह से ही बात कह रहे हो। मेरी जो आपने बात कही है वही रिक्वेस्ट मेरी भी मेरे व्यूवर्स से है, क्योंकि हम पहले ये चर्चा कर चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को भी ये बता दूं कि जैसे लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि हो सकता है बहुत से लोग ये आकर के आप सामने कहें कि अरे शरद कोहली जी, आपको क्या पता, आप कभी विदेश गए होंगे तब तो आपको मालूम होगा ना कि वहाँ की दुनिया कैसी है। शरद कोहली सर के पास एक नहीं अनेकों कंट्रीज नंबर आप बताएंगे का मुफ्त इतना मोटा पासपोर्ट है। मैंने पूरी दुनिया का कई दफ़े चक्कर लगाया हुआ है। कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में, शायद कोई ऐसा देश कहना तो अतिशोक्ति होगी, शायद कुछ चंद देश होंगे जहां मैं नहीं गया। मैंने पूरी दुनिया में जाके काम भी किया हुआ है, उनसे बिजनेस भी किया हुआ है, उन लोगों के घर भी बैठा हुआ हूँ, उनसे मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पर, और बहुत एक्टिवली मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा जिसने कभी सरहद पार ना करी हो, राइट, या जिसके पास अब्रॉड में सेटल होने का कभी कोई मौका ना रहा हो। उस मौके को छोड़ने के बाद भी शरद सर ने इंडिया में रहना चूज किया है, और अभी की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आज के पहले आप ये बात नहीं कहते थे, अभी की सिचुएशन के हिसाब से सर ये कह रहे हैं कि मौका है, खुद आ जाओ और यहाँ पर सेटल हो जाओ, वरना धक्के मार के भेजे जाओगे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं देशभक्त हूँ, देशभक्त तो मैं हुई हूँ, आई लव माई कंट्री। ये इसलिए सिर्फ ये, अब मैं इकोनॉमिक्स के बेसिस पे कह रहा हूँ कि उन देशों की हालत, उनके दिन लद गए। यहाँ जो कमाना था आपने कमा लिया, हो सकता है आप आज भी कमा रहे हो, पर परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपको स्वयं यहाँ पर आना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेटर, मैं इसलिए जोर देके कहता हूँ शालिनी, मुझे लगता है कि खुद जब आप कुछ करते हैं ना तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं दुबई में लोगों को ये बात कहता था, आज से नहीं 10 साल, मुझे दुबई जाते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए। मैं उनको कहता था, मैंने कहा यार ये जगह ना मुझे खतरनाक सी लगती है। उन्हें क्यों कहते हैं? मैंने कहा ईरान यहाँ से पास है, तुम्हारी उनसे बनती तो है नहीं। तो कहते तो क्या हो गया, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, उनकी हिम्मत नहीं यहाँ पर कुछ करते। और लगातार कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया, मेरे वहाँ मित्र थे, वो केरला में है, वो आए हुए हैं वापस, कहते हैं मुझे ना आपकी वो बात आपने 10 साल पहले कही थी ईरान की, क्योंकि ईरान का ना साउथ पे एक जगह है किश, KISH, तो दुबई से कुछ किलोमीटर है, आप जाना फ्लाइट से ही पड़ता है, आप बस टेक ऑफ करती है फ्लाइट और लैंड कर जाती है, मतलब 15 मिनट, वो भी सिर्फ टैक्सिंग में और लैंडिंग में, सिर्फ ऐसे चढ़ता है और ऐसे उतर जाता है। तो मैंने कहा तुम्हारा तो इतनी पास है वहाँ पर ईरान, कुछ भी हो सकता है कल को। नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। देखिए वहाँ पर क्या हालत हुई है। ठीक बात। आज भी दुबई के ऊपर खतरा है, क्योंकि अगर ये जो पाइपलाइन वाला धमकी है ट्रंप की, तो उसका धमकी का काउंटर ईरान ने निकाल रखा है। हम उड़ा देंगे सारे तुम्हारे, इनको UAE को उड़ा देंगे, सऊदी अरेबिया को उड़ा देंगे, हम कतर को उड़ा देंगे, कुवैत को उड़ा देंगे, बहरीन को उड़ा देंगे। ये वहाँ पर बात सच हो गई। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि मुझे देखिए क्या होता है कि कंट्री का ग्राफ ना ऐसे जाता है, फिर उसके बाद पीक पे पहुंच जाता है, फिर प्लेटो होता है, फिर वो कंट्री का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये लोग अब डाउनवर्ड स्लाइड पर हैं। ये लोग वहाँ के खुद लोग कहते हैं अब पहले वाली बात नहीं है, और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप आना चाहें, नहीं तो वहाँ रहें, तो मर्जी तो आपकी है। तो एक सलाह है। अब मैं उस बात के ऊपर वापस आती हूँ, जब आपने मुझसे ये पूछा था कि किसी की हिम्मत है कि वो अमेरिका जाए और जाकर के उनको ये बोल दे कि भाई हमें बताओ कि ये तुम 0.5% की ग्रोथ कैसे दिखा रहे हो। अब उसी सवाल पे मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर हैं जिनका ये कहना होता है कि मैनिपुलेट करके भारत सरकार भी आंकड़े को दिखा रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर भारत सरकार ये कह रही है या कोई रेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि हमारी 6.5% की ग्रोथ भी आगे रहने वाली है, चाहे भले क्रूड ऑयल कहीं पहुँच जाए। अभी अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 7.5% की ग्रोथ रेट लेके आगे चल रहे हैं, इंडिया की GDP बड़ा शानदार कर रही है, तो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ किस माइका लाल के पास हिम्मत है कि वो सरकार को जाकर के पूछे कि ऑडिट हमें करना है, अब तुम बताओ ये नंबर तुम कहाँ से आंकड़े निकाल के लाए हो। हाँ, इसका जवाब है मेरे पास, और कठिन सवाल है पर जवाब है। मुझे पता था आप यही पूछने वाली हैं कि मैंने जब माइका लाल वहाँ के लिए कह दिया, तो ये माइका लाल हमारे लिए भी अप्लाई करता है। वो झूठ बोल सकते हैं, हमारे यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं मेजर करने के, और भारतीय अर्थव्यवस्था की तो विडंबना ये है शालिनी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मात्र 10 करोड़ लोग चला रहे हैं। ये जो ग्रोथ की रफ्तार है, ये सारे भारतीय नहीं दे रहे हैं,
आपके जवाब का बहुत आसान जवाब, कठिन है पर जवाब आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि ये सच है कि 126 करोड़ लोग 140 करोड़ में से 25,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। कुछ लोग मिलके भारत के ग्रोथ की रफ्तार को चला रहे हैं। ये एक कड़वा सच है जो हमें स्वीकार। तो अब देखिए, आप कहेंगे कि मेरे ऊपर कई बार कमेंट आ जाता है, ये बीजेपी का प्रवक्ता है, ये भक्त है, ये मोदी भक्त है। मैंने देखे मेरे ऊपर कई दफ़े, पर जब आप इकोनॉमिक्स पे बोलेंगे तो आप इकोनॉमिक्स पे बोलेंगे, अगर कुछ लोग मिलकर भारत को चला रहे हैं तो चला रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि चला रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पर यह सच है शालिनी कि ये 10 करोड़ लोग मिलकर, और ये 10 करोड़ लोग Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं। मैं नहीं मानता कि गांव की अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मात्र 15% योगदान है। आप जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, Tier 2 पे आ जाते हैं, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, भोपाल, गुरुग्राम, हम बात करते हैं। ये 10 करोड़ लोग यहाँ पर, 10 नहीं 12 करोड़ लोग होंगे, ये मिलके ये 6.5-7% की ग्रोथ दे रहे हैं। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हम जब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को नापते हैं तो हम इन 12 करोड़ लोगों ने क्या योगदान दिया अर्थव्यवस्था में, उससे नापते हैं। दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, जो भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसकी जीडीपी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को नापना मुश्किल काम नहीं है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स ऑडिट होती हैं, पब्लिक डोमेन में होती हैं। शेयर मार्केट में हर तीसरे महीने हर कॉर्पोरेट को ऑडिटेड अकाउंट्स देने पड़ते हैं। ऑडिटेड तो खैर साल के बाद आते हैं, उसको नापना कठिन नहीं है। चौथा, बल्कि जब आप मूव करते हैं भारत में तो आपको शहरों में जो ग्रोथ नज़र आती है, प्लस जीडीपी को नापने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं शालिनी। एक तो सीधा, मैं बहुत हार्डकोर इकोनॉमिक्स पे बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो व्यूअर्स के लिए ना बोरिंग हो जाता है। हम चाहते हैं आप वो बोरिंग हो जाए, क्योंकि जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जीडीपी सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, उसमें से कुछ प्लस माइनस किया जाता है, एक्सपोर्ट्स की एडजस्टमेंट होती है, कई बार इन्फ्लेशन की, तो हम बहुत सारे पैमानों पर उस पर नापते हैं। तो देखिए, मैनिपुलेशन है या नहीं है ये तो भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है, मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। पर हम लोग सिम्टोमैटिक लेते हैं। सिम्टोमैटिक का मतलब है कि हम क्या जिन शहरों के मैंने नाम लिए, इन शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया है, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम नापते हैं। उससे मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सिम्टम्स आपको बता देते हैं कि हम 6.5-7% से हो रहे हैं, जैसे आपने जिन नंबर्स का आपने नाम लिया, पर ये ज़रूर समझ आता है कि यहाँ से इनकी तरक्की काफ़ी हुई है। पर कड़वा सच ये है कि 10% पॉपुलेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को ये रफ्तार दी हुई है। अब आप इसको फ्लिप साइड देखिए, इसकी फ्लिप साइड, मान लीजिए वो 90% जनता जो 25,000 रुपये महीना से या उससे कम कमाती है, अगर वो भी योगदान देने लग जाए, हालांकि योगदान वो देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती, वो भी जाके ब्रेड दूध खरीदती है, सब्जी खरीदती है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करती है, पर उनका योगदान बहुत कम है। मैंने मोटे तौर पे बात करी है, ऐसा नहीं कि वो 90% जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, कोई ये ना समझ ले। मान लीजिए वो भी मेन स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, तो आप सोचिए देश की रफ्तार कहाँ पर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर उसको छुपा पाना शालिनी बहुत मुश्किल है। भले ही हमें ऑडिट करने का वो माई का लाल मैं ना बनूँ, पर मेरे से वो छुपा पाना, एक इकोनॉमिस्ट से छुपा पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास टैक्स कलेक्शंस होती हैं, हमारे पास जीएसटी कलेक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। मैं जिस व्यक्ति से, छोड़िए सब कुछ, सब कुछ छोड़िए, मैंने एक बार, मुझे किसी मंच पे बुलाया गया इसी बात पे बोलने के लिए जो आपने बोला, तो एक पॉलिटिकल मंच था, पार्टी का नाम नहीं लेता मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो शायद पॉलिटिक्स से संबंधित है, मैं आई एम अ वेरी ए पॉलिटिकल पर्सन। तो मैंने बड़ी अच्छी एक बात कही और बड़ी इकोनॉमिक, मैंने कहा आप बताइए कि 10 साल पहले, मोदी सरकार को 10 साल हुए थे, तो मुझे कहीं बोलने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने कहा आप बताइए 10 साल पहले 2014 में आप कहाँ काम करते थे। तो सब लोग ना सिर खुजाने लगे, बैठे थे 200-300 लोग, तो सिर खुजाने लगे। मैंने कहा, मैंने सवाल किया, मतलब लाइक अ पहेली, मैंने कहा आप कहाँ थे। तो किसी ने कहा 10 साल पहले मैं उस कंपनी में था, मैं उस कंपनी में था, मैं ये बिज़नेस करता था, मैं ये करती थी, वगैरह वगैरह। मैंने कहा आप बताइए, आपको याद है आप 10 साल पहले कितना कमाते थे। अब ये भी बड़ा मुश्किल होता है, अब 10 साल पहले आपकी तनख्वाह क्या थी, पर मोटा मोटा याद होता है कि 10 साल पहले मेरी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो याद आ जाता है, ये कमाई ज़रूर याद आ जाती है। मैंने कहा आप मुझे छोड़िए, आप भारत की अर्थव्यवस्था छोड़िए, जीडीपी छोड़िए, मोदी सरकार छोड़िए, इस बार मोदी सरकार, नारे वारे, अच्छे दिन बुरे दिन सब छोड़िए। आप मुझे बताइए, आप 10 साल पहले जहाँ थे और आज आप जहाँ खड़े हैं, अच्छा उन गैदरिंग में बाय द वे
ये जो मैंने जगह नाम ली, इन्हीं जगह से लोग थे, गांव के लोग नहीं थे। Tier 1, Tier 2? Tier 1, Tier 2 सिटी, और ठीक ठाक लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे। मैंने कहा बताइए 10 साल में आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ज़्यादा, मैंने कहा दिल पे हाथ रख के झूठ मत बोलिएगा, मैंने झूठ बोलेंगे तो आप, इफ यू आर हेल बेंट ऑन प्रूविंग समबडी रॉन्ग तो अलग बात है। तो ज़्यादातर लोगों ने उस टाइम तो नहीं बोला, पर बाद में जब खाने के लिए आए तो सब ने हाँ करा कि हाँ फ़र्क है, 10 साल में हम इतना कमाते थे, 10 साल बाद इतना कमाते। तो एक ने तो बीच में ये भी बोल पड़ा, भाई ठीक है सैलरी तो 10% बढ़ती ही बढ़ती है, इसमें कौन सी आपने कोई कद्दू में तीर मार लिया, भाई सैलरी तो बढ़ती है ना। हाँ। ये तो आप अप्रेजल होता है, हर कंपनी में अप्रेजल होता है, नोबडी वर्क। मैंने कहा कंपनी भी तो जब ही सैलरी बढ़ाएगी ना, अगर कंपनी को रेवेन्यू आ रहा होगा तो। ठीक बात। कंपनी कैसे बढ़ाएगी आपकी सैलरी, कहाँ से पैसा देगी? तो मैंने कहा आपके जवाब से निकलता है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। सो बेसिकली अ फ्यू पीपल इन इंडिया आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, उसी से हमें रफ्तार मिली हुई है। ऑडिट तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं वो माइका लाल नहीं हूँ जो जाके वित्त मंत्रालय में उनका डेटा चेक करूँ, पर सिम्टोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि भारत ने तरक्की की है। बाकी और देखिए और एक तरीका है आसान, सड़कें, हाईवेज, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, इन पे सरकार खर्च कर रही है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो यहाँ उधार इतना चढ़ गया है, पहले तो जब पहले वाली सरकारें थी तो उन पे उधार इतना नहीं था, इस सरकार ने तो उधार ले लिया है। पर हम लोग फिर उसमें क्या करते हैं, हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो नापते हैं, तो हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका से कहीं अच्छी है। तो हम लोग इसको बहुत सिम्टोमेटिक, ये एक बहुत लंबा विषय है शालिनी, आपका जो सवाल है वो $1 बिलियन क्वेश्चन है, पर आपके सवाल का इतना लंबा जवाब है कि इसको हम अलग से भी 2 घंटे भी बात करें तो हम इस पे 2 घंटे इस पे डिस्कशन हो सकता है। आप काउंटर क्वेश्चन कर सकती हैं, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आप कर सकती हैं। पर हाँ, ये ग्रोथ रेट हमारा है, पर इसमें विडंबना है कि कुछ लोग इसके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा का पूरा देश इसको नहीं कर रहा है। ये इसमें सच्चाई मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भी अपने व्यूवर से चाहूंगी, खासकर जो Tier 1 और Tier 2 सिटी वाले अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो कमेंट करके हमें बताएं कि 2014 में वो कहाँ थे, अब 2026 में वो कहाँ हैं। थोड़ा मुझ तक भी डेटा अगर पहुंचेगा। आपने तो इसको पॉलिटिकल डिस्कशन बना दिया, 2014 में क्या हुआ था और 2026 में क्या है, ये तो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। 16 और 26 कर सकते हैं, जो मर्जी कर लीजिए। हमें ये मालूम चलेगा कि आपकी तरक्की कितनी हुई, और अगर आपकी हुई है तो देश तरक्की कर रहा है। आप सर, मैं लास्ट सेगमेंट इस पॉडकास्ट का रखती हूँ, हमारे फायदे का जो ख्याल रखने वाला सेगमेंट रहेगा, फिर उसके बाद हम पैसा बोलता है के लिए शुरू करेंगे। अच्छा, इसके पहले सर जिस पॉडकास्ट का जिक्र कर रहे थे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी, जो हमने पहले सर के साथ पॉडकास्ट किया है, वो मेरे चैनल पैसा बोलता है का पॉडकास्ट था। अब क्योंकि सर पैसा बोलता है वाले चैनल में लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आगे मैं वो सवाल लूंगी। पर अभी फिलहाल टेक ऑफ विद एसकेटी के व्यूवर्स के लिए आप मुझे ये बताएं कि जब फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडिया का, तो हमें कहाँ निवेश करना है? आई थिंक निवेश तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी बोला है और आप लिंक भी दे रही हैं, मैं अभी भी उसी स्टैंड पर हूँ, उसमें पोजीशन चेंज नहीं हुई है। क्योंकि जिस रिसेशन की मैंने बात करी थी, जिस मंदी की मैंने बात करी थी ग्लोबल तौर पर, वो मंदी मेरे हिसाब से बहुत सारे देशों में आई हुई है, ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे में आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी, आपको याद होगा मैंने मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करी थी। मैंने बात करी थी कि आपको अपना निवेश फैला कर रखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो मल्टी एसेट एलोकेशन ही है। मुझे सभी एसेट क्लासेस प्रिय हैं, सिवाय बैंक वैंक की, एफडी की, अभी हमने माइथॉस की बात करी, पर क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है, थोड़ी सी लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड एंड सिल्वर, मैं अभी भी इन 4 एसेट क्लासेस पर बैंक की एफडी के अलावा जोर देना चाहूँगा। और मुझसे बहुत सारे लोग रियल एस्टेट पर सवाल पूछते हैं कि आप रियल एस्टेट करते हैं, तो आपको मैं आज का ही एक आंकड़ा देता हूँ, बहुत ही नया आंकड़ा आया है। आपको याद होगा हमने आपके चैनल पे रीट और इनविट की बात की थी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपको हैरानी होगी कि मैंने वो जिक्र किया था और आज उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल कर आया है कि इन्होंने पिछले करीब 10-11 सालों में 12% प्रति वर्ष रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी मार्केट ने उसी पीरियड में 11% के करीब एनुअलाइज रिटर्न दिया है, और बैंक में या डेट फंड्स में 6.5% रिटर्न आया है। तो देखिए आप रीट, और यहाँ हम कंपनी का नाम नहीं लेते जब तक वो आपको एड वैड के पैसे नहीं दें, तो मैं नाम भी लेता कौन सी वो रीट की कंपनी है जो इस समय नंबर 1 परफॉर्म कर रही है। मेरे मन में है कंपनी, पर मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, पर आप दे सकते हैं सर, वो व्यूअर के फायदे का रहेगा। अच्छा, तो उसमें एम्बेसी पार्क्स जो नंबर 1 कंपनी है, एम्बेसी पार्क, जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जो रीट में आने वाली सबसे पहली कंपनी थी। इन्होंने ऑफिस स्पेसेस अप्लाई किए हैं, एक्वायर किए हैं, इन्होंने ऑफिस रेंट पर दिए हैं, और उसका फ़ायदा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बाकायदा पहुँचाया है।
तो रियल एस्टेट की बात चल रही थी, रीट इन्वेट तो है ही है, पर रियल एस्टेट का मुझे सवाल आया तो मैंने बहुत रिसर्च करी रियल एस्टेट पे, शालिनी, मकान, प्लॉट, अपार्टमेंट्स, शेड्स, इंडस्ट्रियल शेड्स, दुकानें, कमर्शियल ऑफिसेज, जितने भी रियल एस्टेट की चीज़ें होती हैं, सबसे इंटरेस्टिंग निकल के आया जो ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है वो है जहाँ शहर चलता है। आप पूछेंगे शहर चलता क्या होता है? जैसे हम और आप चलते हैं, शहर भी चलता है। आपको याद नहीं, जब आप मुझे बताइए जहाँ आप अभी रहती हैं नोएडा में, क्या वहाँ कुछ साल पहले कुछ था? कुछ जंगल था सर, कुछ जंगल नहीं था। जब आप निकलते हैं तो आप कहते नहीं, जब गाड़ी में होते हैं, अरे कुछ साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता था, देखो क्या मॉल्स बन गए हैं और ये कैसे अपार्टमेंट बन गए हैं, तो कुछ भी नहीं होता था, कमाल हो गई पिछले कुछ सालों में, ये कब हुआ? इस टाइप का सवाल आपके दिमाग, इसको कहते हैं हम शहर चलना। तो जिस तरफ शहर चल रहा हो उस तरफ की लैंड में आप इन्वेस्ट करिए, पर उसमें ध्यान ये रखिए कि उसकी एक तो ड्यू डिलिजेंस पूरी होनी चाहिए, दूसरा लैंड की देखरेख करने वाला कोई होना चाहिए। कोई लैंड पे कब्जा वब्जा हो जाता है, बहुत दिन तक आप लेके छोड़ दें और उसको देखें नहीं, पहचान नहीं पाएंगे आपकी कौन सी लैंड थी। तो जिस तरफ लैंड चल रहा हो कई गुना वो रिटर्न दे सकता है, यानी कि शहर जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ की, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो जिस तरफ शहर की प्लानिंग हो रही है उस तरफ आप लैंड लीजिए। तो रियल एस्टेट का एक ये एसेट निकल के आया जहाँ मैंने लोगों को 10-10 गुना पैसा कमाते देखा है, 10 टाइम्स। उन्होंने लैंड ली 5,000 रुपये गज़ पे और 50,000 गज़ हो गई जैसे ही वहाँ प्लानिंग आई। किसी ने 25,000 पे ली, वहाँ 2.5 लाख रुपए गज़ हो गई, क्योंकि उस तरफ शहर चल रहा था, उन्होंने उस टाइम ले लिए देख के। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा आपके व्यूअर्स के फ़ायदे की बात है तो बताऊँ। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज़ स्प्रेडिंग योर रिस्क। ये मतलब नहीं सारा लैंड में लगा दिया, अब इतनी बात ऐसी बताई तो कहे वो सारा का सारा लैंड में नहीं। आई थिंक दीज 5 एसेट क्लासेस स्टिल रिमेन ऑन माई रेडार। देखिए क्या होता है कि अलग अलग जो आपके प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे आपके पैसा बोलता पे भी, SKT पे भी आते होंगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स। हर किसी का ना कोई एसेट क्लास प्रिय होता है। जो स्टॉक मार्केट वाला है वो स्टॉक मार्केट, नेचुरली देखिए जो आँख का डॉक्टर है वो आँख की बात करेगा, जो कान का डॉक्टर है वो कान के बारे में बात करेगा, अगर हड्डियों का डॉक्टर है तो हड्डियाँ कैसे मजबूत हों उसी की बात करेगा। मैं बात करूँगा शरीर की। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बहुत समाहित तरीके से देखना चाहिए। एक छोटे, उनकी वो अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स, दे शुड स्पीक ऑन दोज एसेट्स। पर अगर आप किसी को जब किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं तो बहुत ही समाहित दृष्टि से देखिए, उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है आई लाइक टू प्लेस माई ट्रस्ट ऑन दीज 5 एसेट क्लासेस। इक्वल अमाउंट में कर सकते हैं तो इक्वल में करिए, बल्कि मैं आज आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाहूँगा कि आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो निकालिए। जो आपने ज़िंदगी भर खून पसीने से कमाया है उसको निकालिए। देखिए रात को ना मैंने देखा है सोने से पहले शालिनी लोग असेस करते हैं, मैं हाउ मच इज़ माई वर्थ, हिसाब मोटा मोटा लगाता है आदमी सोने से पहले। अच्छा 20 लाख वहाँ पड़े हैं, अच्छा 30 का वो है, अच्छा मकान भी अब तो 2.25 करोड़ का हो गया होगा, अब ये बैंक में इतने रखे, अच्छा सारे जोड़ लिए मोटे मोटे, चलो हैं 2.5-3 करोड़ के हम हो गए, वगैरह वगैरह। आई एम जस्ट, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो आज ही अपने सोने से पहले नहीं, दिन में आप निकालिए और निकाल के देखिए कि कहीं आपने एक ही एसेट में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा रखा है। अगर ऐसा कर रखा है तो आपको फिर थोड़ा सा उसको फैलाना चाहिए। भले ही, ये मैं बहुत ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, भले ही आपको ज़्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में से निकाल के कम रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़े। ये मैं बड़ी बात मैंने बोल दी। आप कहेंगे हमारे नुकसान वाली बात कर रहा है, हाँ मैं नुकसान वाली बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी सेफ्टी की बात करता हूँ। तो इसलिए ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। यू शुड कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज एन एनालिटिकल व्यू, एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप उसको फैला के लगाइए और बराबर बराबर स्प्रेड करके लगाइए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने देखा कुछ लोग खाली प्रॉपर्टी में, कुछ लोग खाली सोना चांदी सारा अपना निकाल के सोना चांदी में लगा दिया, कुछ लोग खाली शेयर मार्केट में। अब देखिए जो शेयर मार्केट वाले वो बेचारे पिछले 2-3 महीने से हाँफ रहे हैं, राइट। तो एक ही जो म्यूचुअल फंड वाले उनका यही हाल है, वो भी हाँफ रहे हैं इक्विटी में 2-3 साल से ही परेशान। हाँ वो परेशान है। तो क्योंकि आपने सारा का सारा, ऑल एग्स इन द सेम बास्केट इज द मिस्टेक यू डन। इसी समय को अवॉइड करने के लिए, ऐसे समय को अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बताई जाती है दैट स्प्रेड भले ही कम रिटर्न आए पर आपका कैपिटल सेफ रहना बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ। रिटर्न कम स्वीकार हो जाएगा पर अगर पैसा नुकसान हो गया तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा।
ये आपकी सलाह को मानते हुए भी मैं अगला सवाल फिर वही पूछने वाली हूँ, जो शायद फिर आप वही जवाब दें कि ऑल एग्स इन द सेम बास्केट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि मेरे पास जितने सवाल आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि फ्यूचर में कौन सा फील्ड ऐसा है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। आप पूरे शरीर की बात भले करें, लेकिन मेरा व्यूवर एक खास अंग पर ही ध्यान देना चाहता है। बहुत से लोग जिम जाते हैं ना सर, तो वो चाहते हैं कि मेरा लोअर बेली फैट कैसे कम होगा, कोई चाहता है मसल कैसे गेन होगी, कोई ये चाहता है मेरा फेस बड़ा चबी है तो वो कैसे कम होगा। तो व्यूवर तो देखिए सर ऐसे ही है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में कोई एक खास सेक्टर है जो आप देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म करने वाला है या जहाँ से ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलने वाला है? बहुत संकोच से मुझे बात बोलनी पड़ेगी, आप जो क्योंकि आपने पूछा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है वहाँ जो अमेरिका में बैठा हुआ है, चाचा जी जो है, ये गोल्ड एंड सिल्वर को ऊपर बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, और इनकी जो हरकतें रहेंगी वो ऐसे रहेंगी। मुझे अमेरिका में बताया किसी ने कि इनको अमेरिका में मेंटली बीमार भी कुछ लोग बोल रहे हैं। खैर होते नहीं बीमार हैं, उनकी प्रॉब्लम है, पर ये गोल्ड एंड सिल्वर को रोक, तो मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर पे जो अंडरटोन है शालिनी, वो बहुत बुलिश है। क्योंकि आज हम जब अब बात कर रहे हैं, आपका वीडियो शायद एक आध दिन में लाइव होगा, क्योंकि कीमतें ऊपर नीचे, मुझे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप पहले डेट बोला करिए, आपने कब बोला है, खासकर जब गोल्ड सिल्वर, आपको भी ये आते होंगे कि डेट लिखा करिए। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं डेट बोल दूँ। तो आज जब हम 28 अप्रैल में बैठे हैं दोपहर के वक्त, इस समय गोल्ड पर प्रेशर है, वो $4700 से नीचे आ गया है, 1.5 लाख से नीचे आ गया है। तो बहुत अच्छा मौका है ये लोगों को इन्वेस्ट करने का। तो 2 से 5 साल अगर आप इसको रखते हैं, मुझे लग रहा है ये एसेट क्लास आपको आउट परफॉर्म करके दिखा सकती है। दूसरी एसेट क्लास जो लैंड मैंने बात करी, जहाँ प्लानिंग हो रही है, वो आपको आउट परफॉर्म करके दिखा सकती है। और ये जो मैंने शहर चलता की बात करी, ये मैंने Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की भी बात करी है, वो भी चल रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, छोटे शहर भी बढ़ रहे हैं। तो ये लैंड और गोल्ड एंड सिल्वर दो मुझे आने वाले 2 से 5 साल में स्टैंड आउट करते दिखाई देते हैं, और इस बात को नोट करके रखिएगा। एंड आई थिंक यू शुड डायरी दिस पर्टिकुलर क्लिप, जिससे कि इसको हम 2 साल बाद आप चला के दिखा सकेंगे। राइट, और हम इसको रिव्यू भी कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आखिर में जो हमें बड़े काम की बात मिली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा व्यूवर तो हमेशा यही जानना चाहता है कि ठीक है हम हर जगह पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा पैसा किधर लगाएं, तो वो मुझे लगता है राय लोगों को मिल भी गई। अर्थव्यवस्था न सिर्फ भारत, पूरे विश्व की, अमेरिका के ऊपर भी हमने चर्चा की। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू।